जिले से निकलती है? देखिए, गंगा नदी क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तराखंड के किस जिले से निकलती है? तो गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। उत्तराखंड के किस जिले से निकलती है? उत्तरकाशी जिले से निकलती है। अब लिख लीजिए, गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। ठीक है, अगर पूछेगा गंगा नदी की टोटल लंबाई कितना है? भारत की सबसे लंबी नदी आप लोग जानते हैं, तो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। लेकिन यही पूछेगा गंगा नदी की लंबाई भारत में कितना है? भारत में गंगा नदी कितना बहती है? तो गंगा नदी भारत में बहती है 2070 किलोमीटर, यानी गंगा नदी भारत में 2070 किलोमीटर बहती है। ठीक है, अगर आपसे पूछते कि गंगा नदी बिहार में कितना बहती है, तो गंगा नदी की लंबाई बिहार में, आपके बिहार में गंगा नदी की लंबाई है 483 किलोमीटर। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है? 483 किलोमीटर। गंगा नदी निकलती कहाँ से है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से। कहाँ से? गंगोत्री हिमनद से निकलती है और हरिद्वार के मैदानी भाग से बहने लगती है और जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर पूछे गंगा नदी कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अगर पूछिए गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आप याद रखिएगा, वो 5 राज्य आपका उत्तर प्रदेश, सबसे पहले आपका उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड, इसके बाद उत्तर प्रदेश, इसके बाद आती है बिहार में। ठीक है, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जाकर उसके बाद बांग्लादेश में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर पूछिएगा गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में कौन सी नदी कहा जाता है? पद्मा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा, बड़ी नदी नहीं है। बड़ी कौन है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। अगर पूछेगा गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना। और भारत की भी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। ठीक है, अगर पूछेगा गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन है, तो गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर आपका है कानपुर। गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है कानपुर। उसके बाद वाराणसी भी गंगा नदी किनारे है, पटना भी गंगा नदी किनारे है, उसके बाद आपका बहुत सारा जगह है जो गंगा नदी के किनारे है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन। हिमालय पर्वत की लंबाई कितना है? देखिए, हिमालय पर्वत की लंबाई, हिमालय पर्वत की लंबाई है आपका कहीं के मिलेगा आपका 2400 किलोमीटर और कहीं 2500 किलोमीटर। आप लोग लिख लीजिएगा, हिमालय पर्वत की लंबाई है 2400 किलोमीटर। हिमालय पर्वत की लंबाई, हिमालय पर्वत की लंबाई, हिमालय पर्वत की लंबाई है आपका 2400 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको 2500 किलोमीटर मिलेगा, 2400 से 2500 किलोमीटर। लेकिन पूछेगा इसका ऊंचाई कितना है? ऊंचाई तो इसका 8848 से 8850 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अब देखिए हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था। क्वेश्चन आता है कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, तो प्राचीन तेथिस सागर के नीचेपन से हिमालय पर्वत का निर्माण प्राचीन तेथिस सागर, प्राचीन तेथिस सागर था इसके जगह पर पहले, प्राचीन तेथिस सागर के नीचेपन से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था, प्राचीन तेथिस सागर के नीचेपन से। ठीक है, नीचेपन मतलब जैसे देखिए, पहले यह था अंगारा लैंड, इसके नीचे था गोंडवाना लैंड, इसको कहा जाता था अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, यहाँ था गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। इसके बीच में तेथिस सागर, एक सागर बह रहा था जिसका नाम था तेथिस सागर। ठीक है, तो कई 100 वर्ष पहले की जो प्लेट विवर्तनी क्रिया हुआ, यानी प्लेट 11,000 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ कि दोनों आपस में सटने लगा। जिस दिन ये आपस प्लेट विवर्तनी आपस दोनों सट गया तो तेथिस सागर ऊपर उठ गया और हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। तो आपको ऑब्जेक्टिव में याद रखना है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, तो प्राचीन तेथिस सागर के नीचेपन से। ठीक है, चलिए आगे पढ़िएगा। देखिए ऊंचाई 8848 से 8850 मीटर है और इसका लंबाई है 2400 से 2500 किलोमीटर। ठीक है, आगे भारत में है, नेपाल में है, उसके बाद चाइना में भी है, भूटान में भी, सभी देशों में पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। मोहिनीअट्टम किस राज्य की लोक नृत्य है? देखिए मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम आपका केरल राज्य का लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? मोहिनीअट्टम केरल का है। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ का है लोक नृत्य? तो मोहिनीअट्टम केरल का है। ठीक है, चलिए अब भारतनाट्यम कहाँ का है? भारतनाट्यम, तो भारतनाट्यम, भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है, कथकली कहाँ का है? कथकली, कथकली आपका केरल का है, कथकली केरल।
कथक का आएगा तो उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश आपका आंसर होगा। कथक का आएगा तो उत्तर भारत, कथक उत्तर भारत। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का है? कर्नाटक का है। ओडिसी कहाँ का लोक नृत्य है? ओडिसी, तो ओडिसी आपका उड़ीसा का लोक नृत्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको आप याद रखिएगा। मोहिनीअट्टम केरल, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कथक उत्तर भारत, यक्षगान कर्नाटक, ओडिसी उड़ीसा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण देखिए प्राचीन काल में प्रारंभ में काल हुआ, जिससे कि बहुत सारे ज्ञान के तत्व थे, तो उसका मतलब अच्छा से अध्ययन करने के लिए उसका वर्गीकरण किया गया। तो क्वेश्चन आता है कि तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया? तो तत्वों का पहला वर्गीकरण किए थे डोबेराइनर। तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया था? डोबेराइनर। ठीक है, ये कब किए थे? तो 1870 में तत्वों का पहला वर्गीकरण किए थे। ठीक है, अब इनके वर्गीकरण के इनके नियम को क्या कहा गया था? इनके नियम को कहा जाता है त्रिक नियम, लॉ ऑफ त्रिक नियम। ठीक है, इनके नियम का कहा गया त्रिक नियम। क्या है कि तीन तत्वों को रखे थे, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इस तीन तत्वों के ग्रुप बनाकर रखे थे, वर्गीकरण किए थे। इसीलिए इसके नियम को इनके नियम का कहा गया त्रिक नियम कहा गया, लॉ ऑफ ट्रेड इसको इंग्लिश में बोला था। अगर पूछेगा कि त्रिक नियम किसने दिया, तो डोबेराइनर दिए। कब दिए थे? 1870 में दिए थे। ये कैसे रखे थे तत्वों को? तो तीन ग्रुप में रखे थे। ठीक है, कैसे रखे थे? तो इनका देखिए, अब शुरू वाला तत्व और अंतिम वाला जो तत्व है, इसका परमाणु भार का जो औसत होगा दूसरे तत्वों के परमाणु भार के औसत भार के बराबर होगा, इसलिए इसके नियम का कहा गया त्रिक नियम। चलिए अब देखिए त्रिक नियम, इससे संबंधित और क्वेश्चन आते हैं। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक नियम, तो अष्टक नियम दिए थे न्यूलैंड्स। अष्टक नियम कौन दिया था? न्यूलैंड्स। ठीक है, अब अष्टक नियम इसलिए कहा गया कि ये 8 तत्वों को रखे थे। कौन तत्वों को रखे थे? 8 तत्वों को रखे थे। ये अपना नियम दिए थे 1856 में। कब दिए थे? 1856 में। अगर ये भी पूछेगा कि अष्टक नियम के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था, तो अष्टक नियम के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 56 था। 56 तत्व इनके समय ज्ञात थे। ठीक है, अगर पूछेगा सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया, तो सबसे पहले आवर्त सारणी बनाए थे आपका मेंडली। सबसे पहले आवर्त सारणी का बनाया तो मेंडली बनाया था। ठीक है, तो ये अगर उससे पूछे कि आवर्त सारणी को सबसे पहले किसने बनाया, तो मेंडली बनाया था। ठीक है, कब बनाए थे? तो 1869 में। सबसे पहले आवर्त सारणी, आवर्त सारणी सबसे पहले किसने बनाया? आवर्त सारणी सबसे पहले, आवर्त सारणी सबसे पहले किसने बनाया? तो मेंडलीफ बनाए थे। कौन बनाए थे? मेंडलीफ। कब बनाए थे? तो 1869 में बनाए थे। लेकिन अगर पूछेगा कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुआ, तो ये प्रकाशित हुआ था आपका 1872 में। प्रकाशित कब हुआ? तो प्रकाशित हुआ 1872 में, जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। जर्मनी की एक पत्रिका था, जर्मन पत्रिका, उसी में इनका आवर्त सारणी प्रकाशित। अब पूछेगा कि आपका जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी था किस क्रम में रखा गया, तो बढ़ते परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीफ का आवर्त सारणी किस क्रम में रखा गया है? बढ़ते परमाणु द्रव्यमान पर रखा गया, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, अगर पूछेगा इनके समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था, तो मेंडलीफ के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या था 63। मेंडलीफ में कुल ज्ञात तत्व कितने थे? 63 थे। देखिए, और इसे एक और नियम आता है, जैसे कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया? आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण 1913 में हेनरी मोसले के द्वारा किया गया था। हेनरी मोसले, याद रखिएगा। एसएससी जीडी में इस बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था, तो हेनरी मोसले 1913 में किए थे। ठीक है, अभी तत्वों को किस क्रम में रखे थे? तो ये रखे थे तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक, रोल नंबर के हिसाब से, यानी ये रखे थे बढ़ते परमाणु क्रमांक। मोसले बढ़ते परमाणु क्रमांक के हिसाब से रखे थे, बढ़ते परमाणु क्रमांक, याद रखिएगा। देखिए इसमें यह सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, याद रखिएगा। मेंडलीफ किसे रखे थे? तो बढ़ते परमाणु क्रमांक। और मोसले कैसे रखे थे? तो बढ़ते परमाणु क्रमांक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला? देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ। ठीक है, तो देखिए नोबेल पुरस्कार का शुरुआत स्वीडन देता है। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था 1901 में। कब हुआ था? 1901 में। नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया था, अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, देखिए अल्फ्रेड नोबेल, डायनामाइट का खोज किसने किया था? डायनामाइट का खोज किया था अल्फ्रेड नोबेल। इनका
अब देखिए इसमें जब डायनामाइट का खोज हुई तो इनका मतलब लोग इनको एथी करने लगा था कि जितना पैसा कमाए थे सब ट्रस्ट में दान कर दिए। उस वक्त कहते कि जितना पैसा हम कमाए हमारे मरने के बाद हमारे नाम पर पुरस्कार दिया जाएगा और उन्हीं का पैसा जो है उन्हीं के पैसे में से दिया जाता है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार का शुरुआत होता है 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। ठीक है, डायनामाइट के खोज अल्फ्रेड नोबेल किए थे और स्वीडन देश देता है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, याद रखिएगा। आपका बायोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है और शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में। लेकिन पूछा है कि सबसे पहले किस भारतीय को मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। अब इनको किस क्षेत्र में मिला था? तो इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, कब मिला था इनको? तो 1913 में मिला था। पर पूछे रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला था? तो इनको मिला था आपका गीतांजलि पुस्तक के लिए। किस पुस्तक के लिए मिला था? गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला, गीतांजलि पुस्तक। ठीक है, और किस भारतीय वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 28 फरवरी 1930 को मिला था। इसीलिए भारत में प्रत्येक 28 फरवरी को प्रत्येक साल क्या मनाया जाए? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने सदस्य देश हैं? देखिए संयुक्त राष्ट्र क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने सदस्य देश हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सबसे पहले कहाँ है? न्यूयॉर्क के मैनहट्टन। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर। ठीक है, इसमें सदस्य वर्तमान में सदस्य देश कितना है? तो इसमें सदस्य देश है 193, जिसमें 193वां देश कौन है? दक्षिणी सूडान। ठीक है, चलिए इसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। भारत इसका सदस्य कब बना था? भारत में इसका सदस्य 1945 में ही बना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्य देश कई गो है? तो अस्थायी सदस्य देश है आपका 5 गो। पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ का। देखिए अब कार्यकाल, देखिए इसका जो अध्यक्ष होता है उसका कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अगर देखिए अब इससे पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जब का निर्माण कहाँ पे हुआ? तो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर। इसके लिए जमीन दान में कौन दिया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने के लिए इसके लिए जमीन दान में दिए थे जॉन डी रॉकफेलर। कौन दिया था? जॉन डी रॉकफेलर। इनके लिए जमीन दान में दिए थे जॉन डी रॉकफेलर। ठीक है, अब देखिए वहां पे इस 17 एकड़ जमीन पर, कितना एकड़ जमीन पर? 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल है, यानी 39 तल्ला है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है 17 एकड़ जमीन पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से और क्वेश्चन याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है उसको चार्टर कहता है। तो इसके चार्टर में, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद है? तो 111 अनुच्छेद है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद है? 111 अनुच्छेद है। इतना याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ से। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे पढ़िए अगला क्वेश्चन। पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक देश कब घोषित किया? देखिए पाकिस्तान जो है अपने आप को इस्लामिक देश कब घोषित कर लिया? तो पाकिस्तान अपने आप पर पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया 1956 में। कब घोषित कर लिया? 1956 में। 1956 में पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री घोषित हुआ। इस्लामिक घोषित कर लिया। देखिए पाकिस्तान भारत से कब अलग हुआ? 1947 में। ठीक है, भारत से अलग हुआ। 1947 में। अगर पूछेगा पाकिस्तान से आपका बांग्लादेश कब अलग हुआ? बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग कब हुआ? तो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था 1971। बांग्लादेश कब अलग हुआ? 1971 में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आता है कि नहरों का देश किसको कहा जाता है? इसी पाकिस्तान को कहा जाता है नहरों का देश। नदियों का देश बांग्लादेश। ठीक है, नहरों का सबसे बड़ा देश जाल किस देश में है? तो आपका पाकिस्तान में। ठीक है, हालांकि नहर है, सिंचाई की सुविधा है, लेकिन आटा के लिए वहां बहुत अभी किल्लत हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे पढ़िएगा। मीठे पानी की विश्व में सबसे बड़ी झील कौन है? देखिए मीठे पानी की विश्व में सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। मीठे पानी की विश्व में सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। सुपीरियर मीठे पानी की विश्व में सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। ये कहाँ पे है? तो अमेरिका में। अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है। ठीक है, लेकिन अमेरिका ही रहता है, याद रखिएगा। अब कौन देखे कोई लिखा था सुपीरियर झील। ठीक है, तो सुपीरियर झील मत लिखिएगा। हालांकि कहीं कहीं सुपीरियर भी देता है, लेकिन आपको याद रखना है सुपीरियर झील।
और लड़का लिखा था सुपीरियर। सुपीरियर से कोई बात नहीं ना है जी। चलिए आगे पढ़िए। देखिए इससे और क्वेश्चन करना। देखिए सबसे बड़ा झील, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील सुपीरियर झील है, लेकिन पूछेगा खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो कैस्पियन सागर। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। ये कहाँ पे है, तो ये रूस है। रूस के सियाई क्षेत्र में है, साइबेरिया में पड़ता है, ठीक है। अगर पूछेगा भारत की सबसे बड़ी झील कौन है, तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है आपका बुल्लर झील, जो जम्मू कश्मीर। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुल्लर झील, जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो चिल्का झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो आपकी उड़ीसा में स्थित है। चलिए आगे पढ़िएगा, अगला क्वेश्चन। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? देखिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है प्रोटीन। देखिए प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बर्जीलियस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, बर्जीलियस। प्रोटीन शब्द, ठीक है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया बर्जीलियस द्वारा। किसके द्वारा किया गया, बर्जीलियस द्वारा, ठीक है। अब देखिए पूछेगा प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, तो एमिनो अम्ल से। प्रोटीन का निर्माण एमिनो अम्ल से होता है। 20 एमिनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसमें 11 को कार्बनिक और 9 को अकार्बनिक होता है। देखिए अब प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन जो है शरीर का निर्माण करता है, इसको कहा जाता है शरीर का, बॉडी का निर्माण करता किसको कहा जाता है, प्रोटीन को। शरीर का 15% जो हिस्सा है किससे बना रहता है, प्रोटीन से बना रहता है। अब प्रोटीन देखिए, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रोटीन एक 3 टाइप का होता है, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िएगा। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? सती प्रथा, देखिए सती प्रथा ठगी प्रथा दोनों लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सती प्रथा और ठगी प्रथा। देखिए सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। सती प्रथा का अंत। किस भारतीय ने सती प्रथा को खत्म करने में लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता की, तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। और ठगी प्रथा तो ये भी 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और एक और रहता है कर्नल स्लीमन। कौन दिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था कर्नल स्लीमन। ये भी स्लीमन भी ठगी प्रथा को खत्म करने में इसका सहायता। लेकिन सती प्रथा क्या है, सती प्रथा क्या था, मतलब पति के मर जाने के बाद पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था या दफना दिया जाता था, उसी को कहा जाता है सती प्रथा। एक और सुअर प्रथा था जो इससे भी खतरनाक था। चलिए आगे पढ़िएगा। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, देखिए कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुआ था पता है, मुंबई में हुआ था। मुंबई के किस विद्यालय में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। देखिए कांग्रेस, चलिए कांग्रेस का ऑपरेशन कर देते हैं इसका। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। कहाँ, किस शहर में हुआ था, तो मुंबई में। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, विश्वविद्यालय नहीं था, विद्यालय था, याद रखिए गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका स्थापना की गई था, ठीक है। अब देखिए कांग्रेस के संस्थापक कौन है, कांग्रेस का संस्थापक कौन है, A.O. ह्यूम। कांग्रेस के संस्थापक कौन है, A.O. ह्यूम, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। और पूछिएगा कांग्रेस का नाम कांग्रेस किसने दिया था, तो दादा भाई नरौजी कांग्रेस का नाम कांग्रेस दिए थे, ठीक है। इसका नाम पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बिसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बिसेंट। कब बनी थी, 1917 में। देखिए कांग्रेस के 3 महिला अध्यक्ष बनाया, याद रखिएगा। 1917 में बनी थी आपका एनी बिसेंट, ठीक है। अब देखिए 1917 के बाद इसके 8 साल बाद कब हुआ, 1925 में बनी थी कौन, सरोजनी नायडू। और इसके 8 साल बाद 1933 में कौन बनी थी, नीली सेन गुप्ता। तो याद रखिएगा 8 साल के बाद बना। लेकिन पूछेगा कौन सी भारतीय महिला सबसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, तो सरोजनी नायडू। अब पूछेगा एक और महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, एकमात्र अधिवेशन 1924 कर्नाटक के बेलगांव में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है।
और कुछ और आता है कि जैसे 1929 का लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का मांग किया गया, उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस कब बने? तो 2 बार बने थे, हरिपुरा और त्रिपुरी में 1938 और 1939 में। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अब देखिए और इससे 2 याद रखिएगा आता है, पूछे कांग्रेस में कब फूट पड़ गया? तो कांग्रेस में 1907 के सूरत अधिवेशन में फूट पड़ गया था। और कांग्रेस कब एकजुट हो गया? तो कांग्रेस में एकजुट हो गया 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, आगे पढ़िए। इसका प्रथम अंग्रेज देखिए, इसका कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? इसके अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, छोड़िए दिए थे ना जी, जॉर्ज यूले। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। ठीक है, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष पूछेगा तब भी जॉर्ज यूले। आगे पढ़िए, आंसर भुला जा रहा है इसमें। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कहेगा, चाहे महामंत्री कहेगा, चाहे गुरु कहेगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चाणक्य। कौन था? चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य। ठीक है, अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम शासक थे। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य वंश में कितने राजा हुए? तो देखिए वायु पुराण के अनुसार 10 गो और विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य वंश में 11 राजा हुए। ठीक है, तो मौर्य वंश का प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक कौन था? वीरभद्र। बाकी अशोक भी इसी वंश के हैं, बिंदुसार भी इसी वंश के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो मौर्य का जो मौर्य वंश था, इसमें जब राजा चलते थे, मतलब राजा का बहुत अच्छा से इसमें प्रतिनिधि आता था। तोते चलते थे इनके पास में, हथियारबंद महिलाएं रहती थी, पेड़ को चारों तरफ से लेके चला जाता था, पेड़ पर आपका तोता बैठा रहता था और सब तब राजा चलता था। राजा एक महल में 2 दिन तक नहीं रहते थे। राजा को अगर खाना खाना है तो उस खाना को विशेष लोगों को पहले चखाया जाता था, नौकर को, उसके बाद राजा खाते थे। इतना आपका पढ़ाता था चंद्रगुप्त मौर्य में, मौर्य वंश के शासनकाल में। आगे पढ़िए। बाबरनामा पुस्तक किस भाषा? देखिए बाबरनामा जो पुस्तक है आपका, बाबरनामा, सबसे पहले कि बाबरनामा पुस्तक लिखा किसने है? तो देखिए याद रखिएगा, मुगलों में 2 आदमी, बाबर और जहांगीर, अपना आत्मकथा स्वयं लिखा है। तो बाबरनामा पुस्तक किस भाषा में है? तुर्की भाषा में। किस भाषा में है? तुर्की भाषा में। ठीक है, बाबर का जन्म कब हुआ था? जो बाबर है इनका जन्म कब हुआ था? 1483 में हुआ था। कब हुआ था? 1483 में। ठीक है, इनका मृत्यु कब हुआ था? बाबर का मृत्यु 1530 में। बाबर के पिता कौन थे? बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा, चाहे शेख उमर मिर्जा। ठीक है, शेख उमर मिर्जा। ठीक है, इनकी माता जी कौन थी? बाबर की माता कुतुब निगार खानम। इनकी माता कौन थी? कुतुब निगार खानम। ठीक है, बाबर भारत में प्रथम प्रमुख को युद्ध लड़े थे, तो 4 जन। ठीक है, कौन कौन? एक 1526 में, एक 1527 में, एक 1528 में। ठीक है, और एक 1529 में। 1526 में कौन? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ, जिसमें जीत गए थे। एक 1527 में कौन युद्ध? खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, जिसमें भी जीत गए थे। किस? राणा संगा से 28 में। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, इसमें भी जीत गए थे। ठीक है, 1529 में लड़े थे घग्गर का युद्ध, घग्गर का युद्ध, इसमें भी जीत गए थे। याद रखिएगा, पानी पिया खाना खाया चांद के घर, ऐसे याद रहेगा। ठीक है, आगे पढ़िए। तराइन के प्रथम युद्ध कब हुआ था? देखिए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191। तराइन का दूसरा का युद्ध कब हुआ? 1152 में। यहाँ से 3 गो युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध और चंदावर का युद्ध। ठीक है, सॉरी हाँ, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध और चंदावर का युद्ध। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध और चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध। लेकिन तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, चंदावर का युद्ध 1194 में। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके साथ हुआ था? पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी और जयचंद। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद एक तरफ से था, लोग मोहम्मद गोरी अकेले था। ठीक है, इस युद्ध में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी हार गया, पृथ्वीराज चौहान और
जयचंद जीत गए। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ कब? 1192 में, जिसमें जयचंद किसी कारणवश जाके उससे मिल गए थे आपका किससे? मोहम्मद गोरी से। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए। और जो तीसरा का था चंदावर, 1154 में जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें जयचंद का गर्दन काट दिया था कौन? मोहम्मद गोरी। कहा कि जो अपना देश का नहीं हुआ हमारा क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़िएगा। देखिए अब इस एक्चुअली अब देखिए बताइए, जो तराइन का प्रथम युद्ध में मान लीजिए जयचंद और मोहम्मद गोरी एक साथ था, जयचंद और आपका पृथ्वीराज चौहान एक साथ था लोग, लेकिन इसमें क्या हो गया कि चंदावर के युद्ध में इसके साथ आ गया। तो इसका कारण यह था कि देखिए आपका जयचंद की एक बेटी थी जिसका नाम था संयोगिता। ठीक है, और संयोगिता का प्रेम हो गया किससे? पृथ्वीराज चौहान से। और प्रेम हो गया तो लेके भाग गया था उसको घोड़ा पे बैठा के। कौन? पृथ्वीराज चौहान था। जो कहा कि जयचंद की चल गए मोहम्मद गोरी के पास, कह रहे कि चल हमारे साथ ऐसे किए हो। उसके बाद हुआ है, उसके बाद मार दिया उसको, लेकर के उसको लेके चल गया, ठीक है, बंदी बना करके। उसके बाद जो भी कहा कि हमको यहाँ का सब पूरा साम्राज्य दे दो, जीता है तो बोला मोहम्मद गोरी कि जो अपने देश का नहीं हुआ वो मेरा का होगा। उसके बाद इनको भी मार दिया। ठीक है, आगे पढ़िए। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में पारित हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1909 में। चलिए इससे विशेष कुछ नहीं है, आगे पढ़िए। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने? देखिए प्रथम विश्व युद्ध का प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश भाग लिया था? तो 37 को। अब पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड का बोस्निया की राजधानी सेराजेवा में हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का राजकुमार फर्डिनेंड का बोस्निया की राजधानी सेराजेवा में हत्या कारण प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। इसमें कई गो देश भाग लिया था? तो 37 गो देश भाग लिया। ठीक है, आगे देखिए दूसरा का विश्व युद्ध कुछ आई देखिए कब से कब तक चला था? तो 1914 से लेकर के 1928 तक चला था। दूसरा का विश्व युद्ध में कई गो देश भाग लिया था? तो 61 में, सेकेंड वर्ल्ड वार। इसमें 61 गो देश भाग लिया था। इसका तत्कालीन कारण क्या था? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। ठीक है, इसमें 2 गो बम गिराया गया था, एगो 6 अगस्त 1945 को, एगो 6 अगस्त 1945 को, एगो 9 अगस्त 1945 को। बताइए कौन देश किस पर गिराया था? तो अमेरिका गिराया था जापान पर। पहला गिराया था कहां पर? हिरोशिमा पर। दूसरा कहां गिराया था? नागासाकी बंदरगाह पर। एगो 6 अगस्त को, एगो 9 अगस्त को। ठीक है, इसका नाम था लिटिल बॉय, इसका नाम था फैट मैन। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें 61 को देश भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। और विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा चालक क्या है? तांबा। और तीसरा सबसे अच्छा चालक क्या है? सोना। देखिए सबसे अच्छा चालक है चांदी है। इसको चांदी का संकेत Ag, परमाणु संख्या 47। दूसरा सबसे अच्छा चालक है तांबा, इसका संकेत होता है Cu और परमाणु संख्या कितना होता है? 29 ना होता है। और उसके बाद होता है तीसरा सबसे अच्छा चालक है सोना, परमाणु संख्या इसका संकेत होता है Au और इसका परमाणु संख्या कितना होता है सोना का? 79। ठीक है, अब देखिएगा चांदी का लैटिन नाम क्या है? तो लैटिन नाम है अर्जेंटनम। तांबा का लैटिन नाम क्या है? तो इसका है कॉपरम। याद रखिएगा, आर्मी में पूछा चांदी का लैटिन नाम तो अर्जेंटनम। तांबा का लैटिन नाम क्या है? तो कॉपरम। इसका नाम क्या है? कॉपरम। और सोना का लैटिन नाम क्या है? तो सोना का लैटिन नाम है ओरम। ठीक है, सोना का परमाणु संख्या है 79, कॉपर का परमाणु संख्या 29, चांदी का 47। सब कई संकेत है। आगे पढ़िए। रजिया सुल्तान किस वंश की थी? देखिए रजिया सुल्तान जो थी आपकी किस वंश की थी? अब यही तो उतार रहेगा, भाई देखो करिएगा। रजिया सुल्तान किस वंश की थी? तो रजिया सुल्तान गुलाम वंश की थी। रजिया सुल्तान किस वंश की थी? गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश कब से कब तक था? देखिए गुलाम वंश का समय कब हुआ था? 1206 में, 1290 तक रहा गुलाम वंश। कब तक रहा? 1206 से 1290 तक। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए इसको दास वंश भी कहा जाता है, दास वंश भी। इसको बांग्ला भाषा में बदगा भी कहा जाता है गुलाम को। ठीक है, अब देखिए रजिया सुल्तान इसी वंश की थी। रजिया सुल्तान कब से कब तक थी? रजिया सुल्तान थी 1236 से लेकर के 1240 तक। ठीक है, रजिया सुल्तान के पिता कौन थे? तो इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, चलिए आगे पढ़िएगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। देखिए अब शेरशाह सूरी जो है ना, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम था आपका फरीद खान। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। ठीक है, जैसे देखिए शेरशाह सूरी जो है शेरशाह तो इनके बचपन का नाम था, बात मत कीजिए आप लोग हल्ला करते हैं जी, बचपन
बचपन का इनका नाम था, तो कुछ कह देंगे लाइव क्लास में देखो दीजिएगा रिकॉर्डिंग में। बचपन का नाम इनका था फरीद खान। बचपन नाम क्या था इनका? फरीद खान। देखिए जो शेरशाह का जन्म है, इनके जन्म पर मतलब इतिहासकारों में विभेद है। जैसे कोई कहता है कब को भी, कोई कहता है कभी। परमात्मा शरण के अनुसार अलग है, एक और इतिहासकार उनके अनुसार अलग है। तो इनका जन्म आप लोग दोनों याद रखिएगा, एक ही कोई ऑप्शन में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। किसी किसी के अनुसार इनका जन्म हुआ था 1486 में, और किसी किसी के अनुसार इनका जन्म हुआ था 1472 में। इतना का अंतर है, ठीक है। शेरशाह सूरी का जन्म कब? 1486 1472, दोनों याद रखिएगा। इनके बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। देखिए अब शेरशाह का इनका शेरशाह का नाम बचपन का था फरीद का था, तो इनका शेरशाह नाम कैसे हुआ? तो शेरशाह कोई कहता है कि मतलब बिना हथियार के एक शेर को मार दिए थे, जिससे इनका नाम शेर खां हो गया। कोई कहता है जैसे किसी के अनुसार कि तलवार के एक ही प्रहार से शेर को मार दिए थे, तो इसलिए इनका नाम हो गया शेर खां। तो इनका शेरशाह, इनको शेर खां की उपाधि किसने दिया था? इनको शेर खां की उपाधि दिए थे बहार खां लोहानी। किसने दिया था? पूछेगा फरीद खां को शेरशाह की उपाधि किसने दिया था? बहार खां लोहानी। पूछेगा शेरशाह की मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था आपका 1545 में। कब हुआ था? 1545 में इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। और पूछेगा शेरशाह, देखिए शेरशाह अपने पूरे जीवन में मात्र 2 शादी किए थे, ठीक है, और दोनों को दिनों विधवा महिला से शादी किए थे, ठीक है। एगो का नाम था लाड बेगम, एगो का नाम था लाड बेगम, एगो था दूदू मलिका। कौन सी? दूदू मलिका और लाड बेगम, दोनों याद रखिएगा। नहीं, लाड मलिका और दूदू बेगम, सॉरी गलती हो गया। एक अभी इनके पत्नी का नाम था लाड मलिका। क्या था? लाड मलिका। और एक पत्नी का नाम था इनका दूदू बेगम। कौन थी? दूदू बेगम। और दोनों शादी अपना किए थे मतलब अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। वहाँ का मतलब वहाँ का जो था राजा मर गया, तो उससे शादी कर ली और अपने साम्राज्य का विस्तार किए, ठीक है। और दोनों के दोनों क्या थी? विधवा महिला थी, याद रखिए। चलिए आगे पढ़िएगा। इब्न बतूता किसके शासन? देखिए इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। कब आया था? तो 1333 में। देखिए इब्न बतूता 1333 में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। मोहम्मद बिन तुगलक डॉक्टर साहब क्या बात करता नहीं? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था 1333 में। अगर पूछेगा ये कहाँ का रहने वाला था इब्न बतूता, तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है इसे कि दिल्ली को दुनिया का सबसे बड़ा मंडी किसने बताया था? तो इब्न बतूता। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा इनसे कि रेहाला पुस्तक के लेखक कौन है? तो रेहाला पुस्तक ये लिखे थे, रेहाला पुस्तक के लेखक इब्न बतूता। रेहाला पुस्तक इब्न बतूता ही